हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, एंड चार्ज डेंसिटीज। ठीक, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एंड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि किसी बॉडी पर अगर चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है तो वो किस तरह से होगा, जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ना। तो यहाँ पर समझे बच्चों कि हमारे पास एक बॉडी है ना, ये इस तरह से। अब इस पर चार्ज कैसे हो सकता है ना। तो चार्ज मान लो इस पॉइंट पर है, ठीक है, इस जगह पर इस पे चार्ज है। ठीक, फिर कुछ दूरी पर इस पर एक यहाँ पर एक चार्ज है जो इस पॉइंट पर है ना। फिर चार्ज यहाँ पर है ऐसे, फिर यहाँ कहीं है। ओके, तो इस तरह से इस बॉडी पर चार्ज एग्जिस्ट करने का एक तरीका ये भी हो गया है ना। किसी बॉडी पर इस तरह से भी चार्ज हो सकता है। ओके, और ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लें इसे कि एक बॉडी है, इस पर चार्ज इस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, मतलब ये है ना, एक तरीका ये हो गया तो चार्ज एग्जिस्ट करने का किसी बॉडी पर है ना, बॉडी पर चार्ज ऐसे है। ठीक है, तो अब हमको तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि एक बॉडी है, इस बॉडी के हर पॉइंट पर चार्ज है। ठीक है ना, और एक बॉडी ये है कि जिसके कुछ ही पॉइंट्स पर चार्ज है और रिमेनिंग पॉइंट्स पर चार्ज नहीं है ना। मतलब यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह है, यहाँ है ना, और रेस्ट पॉइंट्स पर चार्ज नहीं है। तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर है ना क्या है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या समझ में आपको कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस टाइप भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट पॉइंट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, सेकेंड ये वाला कि इसमें कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी, मतलब हर पॉइंट पर उस पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो, चार्ज होता हो। तो इस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या समझ में आया हमको यहाँ पर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कब कहेंगे हम, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए बॉडी है ना, एंड इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यहाँ पर हम उसको दिखा देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। अब एक बात ध्यान रखें, तो जैसे हम यहाँ चार्ज को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहे हैं है ना, लेकिन ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिकली बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली चार्ज का जो नेचर है, ठीक है, कैसा होता है, हमेशा ध्यान रखें, नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, कैसा है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब, ठीक है, अलग अलग होना, पृथक होना, दूर होना। ठीक है, तो क्यों ऐसा डिस्क्रीट का मतलब, जो जैसे किसी बॉडी पर हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है तो चार्ज उस पर कंटिन्यूअस प्रोड्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूअस प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब जैसे एक यहाँ इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के जस्ट उसके टच होकर दूसरे पॉइंट पर चार्ज नहीं होगा है ना। क्यों ऐसे, चला हम इसको ऐसे इससे समझते हो। ठीक है, एक मटेरियल पे हम कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक मैटर दिखाया है ना। अब मैटर पर हमें पता है एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से। ओके, अब मैटर में एटम्स हैं, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। ये हम बता रहे थे अंडरस्टूड करने के लिए, यहाँ पर इन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें किसी बॉडी पर अगर चार्ज प्रोड्यूस करना हो तो चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए उस पर हमें या तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन से लेने पड़ेंगे। तो मान लो कि इस बॉडी पर हमें चार्ज प्रोड्यूस करना था, तो हम इसको एनर्जी देंगे, इसको किसी भी तरह से एनर्जी देंगे, रब करेंगे या लाइट इंसिडेंट करेंगे किसी भी तरह से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी है ना, एमिट हो जाएगी इसके एटम में से। मान लो जो हमने इसको किसी तरह से एनर्जी दी, तो एनर्जी देने पर क्या हुआ, ठीक है, कि ये वाले एटम का है ना चार्ज चला गया।
सॉरी क्या निकल गया इसमें से, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस एटम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। फिर इस एटम पर से निकल गया, जरूरी नहीं है कि हर मतलब है ना एक एटम से निकला तो जस्ट उसके बाद वाले एटम पर भी निकलेगा, ऐसा नहीं है तो ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए बोल के जा रहे हैं, हो सकता है कि इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला हो, फिर उसके बाद ये वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकला हो, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इससे भी निकलेगा, इससे निकला तो इससे भी निकले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इससे भी मान लेते हैं हम कि इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमें तो ये पता है, अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें, माइक्रो लेवल पर बात करें, जो माइक्रोस्कोपिकली व्यू लेकर अगर हम बात करें, तो हमें हर एटम एक इंडिविजुअल दिखेगा, है ना। एटम के बीच की सेपरेशन भी हमें पता है, 10⁻⁻14, है ना, -10 एटम की साइज होती है ना, एटम की साइज होती है इतनी। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो हर एटम हमें इतनी डिस्टेंस पर दिखेगा, ये एक की डायमीटर, फिर है ना ये इसकी डायमीटर, फिर अगला यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर अगला यहाँ से, तो मतलब उनकी वो एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर ही होगी, मतलब कुछ तो सेपरेशन होगा माइक्रो लेवल पे बात करें तो, है ना। तो यहाँ पर इन पर चार्ज आ गया, ठीक है, इस पर, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया, है ना। मतलब एटम जो था, ये पहला एटम पोजीशन ए पे था, फिर दूसरा बी पर, फिर सी पर, डी पर, ओके, फिर ये ई पर, एफ पर, ठीक है, जी पर, और ये एच पर, तो इन पे सब पे चार्ज आ गए। अब अगर हम कहेंगे तो चार्ज कहाँ कहाँ दिखेगा हमें, हमारे लिए अगर हम माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं तो हमको चार्ज कहाँ दिखेगा, तो हम कहेंगे पॉइंट ए पर चार्ज है, ओके, पॉइंट ए पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉइंट अगला जो एटम है, अगला एटम पॉइंट बी पर होगा, और पॉइंट बी के बीच कोई ना कोई सेपरेशन तो होगी, तो ए और बी के बीच, क्यों, क्योंकि ये एक एटम है, इसकी डायमीटर कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर, फिर ये अगला एटम है, इसकी डायमीटर कितनी है, 10⁻10 मीटर, तो है। तो यहाँ एटम और एटम के बीच में कुछ ना कुछ तो सेपरेशन रहेगी बेटा, मतलब यहाँ पर इस जगह मान लो आप सेंटर पे मान लो, तो सेंटर पे इसके पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, यहाँ पर इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पे ही रहता है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, कितनी सेपरेशन होगी, 10⁻10 मीटर की, ओके। तो इस तरह से अगला पॉइंट बी जो इतनी डिस्टेंस पर होगा, तो पॉइंट बी पे चार्ज यहाँ है ना, पॉइंट सी पर चार्ज यहाँ, पॉइंट डी पर चार्ज यहाँ है ना, क्योंकि ए और बी सी जब एक दूसरे के बिल्कुल टच में तो नहीं हो सकते, है ना, अभी बताया साइड वाली कॉन्सेप्ट से, है ना। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस तो होगा, एटम की पोजीशंस के बीच में कुछ है ना डिस्टेंस तो रहेगा उनके सेंटर्स पे। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इसके पॉजिटिव यहाँ, इसका पॉजिटिव, मतलब सेंटर में इसका सेंटर यहाँ है, तो अगले का सेंटर इस जगह है, ऐसा सेंटर कोइंसाइड तो नहीं करेगी बिल्कुल एक दूसरे के, है ना। एक का सेंटर यहाँ है तो जस्ट जैसे मान लो एक का सेंटर यहाँ है तो दूसरे का सेंटर बिल्कुल यहाँ तो नहीं हो सकता, है ना। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जैसे एक एटम का सेंटर ये है पहले वाले, ओके, तो दूसरे का सेंटर यहाँ तो नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एटम की अपनी कोई एक साइज है, तो एक का सेंटर यहाँ है तो उससे 10⁻10 सेंटीमीटर दूसरे का सेंटर होगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ पर ही आता है, सेंटर भी आता है। तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें कुछ ना कुछ गैप तो रहेगा, है ना, ठीक है। मतलब चार्ज को माइक्रो लेवल पर अगर हम देखें, हम ऐसा समझे कि हम एटम को हम देख पा रहे हो, ठीक है, खुला हम उनमें डिफरेंस कर पा रहे हो, तो हमें एक के सेंटर पे चार्ज पॉजिटिव दिखेगा, फिर अगले का सेंटर कुछ दूरी पे होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज, फिर अगले का सेंटर कुछ दूरी पे, ऐसे। तो चार्ज कहाँ पर है ना, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर है, अलग अलग एटम्स के सेंटर्स पर है। तो कैसा नेचर हुआ उसका, डिस्क्रीट हुआ, है ना, कंटिन्यूअसली नहीं हुआ। यहाँ पर माइक्रो लेवल की इसकी बात कर रहे थे ना, ठीक है, ये हम माइक्रो लेवल के बेस पे बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिस बात करें जो, ठीक है, इन प्रैक्टिस,
हम यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंटिन्यूअस मान के चलते हैं। अगर आप माइक्रो लेवल पे बात करो तो आप क्या बोलोगे, चार्ज हैज ए डिस्क्रीट नेचर, वो डिसकंटिन्यूअस है, एक पर है फिर अगले पॉइंट पर है, अगले पॉइंट पर है फिर अगले पॉइंट पर, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट एक दूसरे को चिपक कर होगा। जैसे ये मान लो ये हमारी फिंगर्स है, ये है, फिर जस्ट उसको है ना कांटेक्ट में दूसरी है, फिर इस तरह से थर्ड है ना, तो इसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन चार्ज ऐसा है जो इस पॉइंट पर है, फिर अगले पर है, फिर अगले पर है, थोड़ा सा सेपरेशन जरूर है उसमें, तो डिस्क्रीट नेचर का होता है हमारा चार्ज। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन इन प्रैक्टिस जो हम, ठीक है, चार्ज को क्या मानकर चलते हैं, कंटिन्यूअस मान के चलते हैं। हम उसके डिस्क्रीट लेवल को, डिस्क्रीट नेचर को, ठीक है, प्रैक्टिस में अवॉइड कर देते हैं। ओके, मतलब हमें कुछ प्रैक्टिकली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, कुछ निकालना हो, तो हम उसके डिस्क्रीट नेचर को, क्वांटम नेचर को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम उसको कंटिन्यूअसली मानकर चलते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा, वो तो हमें समझ ही रहा है। जैसे अगर हम क्या करें कि हम एक ठीक है एक बॉडी को देखते हो जो, तो एक बॉडी में अगर हम चार्ज देख रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें बॉडी में एटम अलग अलग पोजीशंस पर नहीं दिखाई देते, है ना। इतनी हमारी एबिलिटी नहीं है कि हमको आंखों, है ना, विजन सेंसेशन की हमारी एबिलिटी इतनी नहीं है कि हमको वो किसी बॉडी का हर एटम अलग अलग दिख जाए, या ठीक है ना, आई रेजिस्टेंस हमारी इतनी नहीं है कि हमको किसी बॉडी पर चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पर है वो फील हो जाए, प्रैक्टिस में दिख जाए, ऐसा है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसी बात करें, जो ये तो हम एटम लेवल की बात कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल की, हमें तो एक बॉडी के पार्टिकल्स भी अलग अलग नहीं दिख पाते। जैसे ये जो हम इस चौक की बात करें, तो इस चौक को अगर हम ब्रेक करें तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, उस पार्टिकल्स के अंदर एटम बनेंगे, तो हम इसके तो पार्टिकल को ही नहीं अलग देख पाते, तो हम उसके एटम्स को कहाँ सेपरेट कर पाएंगे। जो जैसे है ना, मान लो कि हमारे पास एक चौक है, तो अगर आप इस चौक को देख रहे हो, तो क्या चौक आपको इस तरह से दिखेगा, उसके हर पार्टिकल आपको अलग अलग दिखेंगे? नहीं, है ना। पार्टिकल हमें इस तरह से नहीं दिखाई पड़ते, हमें तो ये कैसा दिखाई देगा, हमें ये ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल यूं ऐसा। मतलब हम सेपरेशन ही नहीं कर पाएंगे कि एक पार्टिकल कहाँ खत्म हुआ, दूसरा पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरे का, है ना। ठीक है, तो ठीक, हमें तो वो कैसा दिखाई देगा, कंटिन्यूअस दिखाई देगा, डिफरेंस ही नहीं दिखाई देगा कुछ। हमें लगेगा यार ये पूरा के पूरा एक ही चौक है, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, ऐसा लगेगा देखने में। तो सेम वैसी ही बात जो एटम के लिए, हम एटम अगर मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं जो, है ना, तो मैक्रो लेवल पर हम कहेंगे कि हमें यहाँ पर किसी मटेरियल में एटम नहीं दिखाई देंगे, है ना, एटम नहीं दिखाई देंगे, हमें तो मटेरियल पूरा एक यूनिफॉर्म दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा। ओके, तो क्योंकि उन चार्जेस के बीच में कोई सेपरेशन तो है, चार्जेस के बीच में क्या है, सेपरेशन है, लेकिन हमारे लिए जो बहुत ही छोटा सेपरेशन है, तो हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर माइक्रो लेवल पे देख रहे हो आप, तो आप, है ना, जैसे माइक्रो लेवल से मतलब आप उससे माइक्रोस्कोप से किसी इससे देख रहे हो जो, है ना, जूम इन करके, तो वो आपको ऐसा दिख रहा है, चार्ज अलग अलग दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम और ऐसी देख रहे हैं माइक्रो लेवल पे, तो हमें पॉइंट ए का चार्ज पॉइंट बी ऐसे दिखेगी, पॉइंट सी ऐसा दिखेगा, पॉइंट डी ऐसा, कंटिन्यूअसली सारे पॉइंट्स उसमें दिखाई देंगे। अगर आप जूम इन करके देखो इसको, और आप यहाँ जूम आउट करके देखें, है ना, तो जूम आउट में हमें ये कंटिन्यूअस दिखेंगे, पॉइंट ए बी सी बिल्कुल टच दिखेंगे, तो चार्ज भी कैसा दिखेगा, कंटिन्यूअसली। तो प्रैक्टिस में जो हमारे लिए चार्ज को कैसा मान लेना बेटर होता है ना, कंटिन्यूअस मान लेना बेटर होता है जो। ठीक है, क्यों ऐसा, ये तो एक बात समझ में है कि देखने के बेसिस पे हमने बात की कि हम चार्ज को देख रहे हैं तो हमें कंटिन्यूअस दिखेगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली भी जो इसे हम कंटिन्यूअस मान लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, इससे हमारी कुछ प्रोसेसेस इजी हो जाती है ना, कुछ प्रोसेसेस इजी हो जाती है। मतलब जैसे मान लो जो हमने कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है ना, लीनियर कंडक्टर, ओके, ऐसा। अब इसके माइक्रो लेवल पे बता रहा हूं मैं कि एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब माइक्रो लेवल पे बता रहे हैं, ठीक है ना। मतलब डिस्क्रीट लेवल पे देख रहे हैं हम, डिस्क्रीट नेचर मान के चल रहे हैं, डिस्क्रीट है।
तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना, ऐसा। ऐसे तो कैसे, कितने एटम्स होंगे उसमें, कई मिलियंस ट्रिलियंस उसमें एटम्स होंगे, है ना, बहुत ज्यादा, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होगी। तो अगर मान लो हमें इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ के चल रहे थे, अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ानी है, ओके। तो यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हमें मालूम है कि एक चार्ज जो है इंडिविजुअल चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर के इस पॉइंट, तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हमें किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा पहले, है ना। अगर हम पॉइंट नेचर मान के चल रहे हैं, किसका, चार्ज का डिस्क्रीट नेचर मान के चल रहा है, हम ऐसा मान ले कि चार्ज अलग अलग पॉइंट पर है बॉडी पर, डिस्क्रीट ही लेकर चलना पड़ेगा। तो फिर हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है हर बॉडी का, मतलब चार्ज बॉडी का, तो फिर वो हमें कैलकुलेट करना है। और अगर हम डिस्क्रीट नेचर को नहीं छोड़ते, डिस्क्रीट नेचर को लेकर ही चलते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रीट नेचर के बेस पहला चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, है ना। फिर ये दूसरा चार्ज इस पॉइंट पर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो ऐसे उसमें कितने एटम्स हो गए, कई मिलियन ट्रिलियंस हो गए, अनकाउंटेबल हो गए, हम, है ना, इनफाइनाइट बोल दो इसे। तो हमें सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाल कर काउंट करना पड़ेगा, है ना। ये तब जाके हमारे पास उस पूरी बॉडी का, बॉडी पे जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, क्या कहा हमने कि अगर हम चार्ज को डिस्क्रीट नेचर का मानकर चल रहे हैं और मान लो एक कंडक्टर पे चार्ज है, तो हम पहले एटम के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दूसरे एटम के चार्ज का, तीसरे एटम के, चौथे का, सबका चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए चलेंगे हम, है ना। तो क्या ये प्रोसीजर जो हमारे लिए पॉसिबल है, हर एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और सम करना? नहीं बेटे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे लिए बेटर क्या है, हमारे लिए बेटर ये है कि हम चार्ज को डिस्क्रीट नेचर ना मानते हुए हम उसको कंटिन्यूअस मान लें कि यार चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, एक छोटे से पार्ट का, मतलब ऐसे मान लो कि चार्ज इस छोटे से पार्ट पर फैला हुआ है, उसमें चार्ज अमाउंट निकाल लो, फिर पूरी बॉडी पे चार्ज निकाल लो और एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो हम पूरी बॉडी पर चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसको हम एक ही चार्ज मान लेंगे कि पूरी बॉडी पर एक जैसा चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, तो हम एक ही बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये आसान है हमारे लिए, तो ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो डिस्क्रीट नेचर का, चार्ज के डिस्क्रीट नेचर को लेकर आगे वाले फेनोमेनन्स की स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, ये थोड़ा हमारे लिए टफ प्रोसेस है, जो इम्पॉसिबल, मतलब हम उसको ऐसा बोल दें कि इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए, जो इतने एटम का एक एक निकालना। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम यहाँ चार्ज को कैसा मानकर चलते हैं, डिस्क्रीट नेचर नहीं मानकर चलते। प्रैक्टिस में हम उसके नेचर को कैसा मान के चलते हैं, कंटिन्यूअस, ओके। तो चार्ज का एग्जैक्टली नेचर तो डिस्क्रीट है, लेकिन हम अगर कोई स्टडी करना चाह रहे हैं चार्ज से रिलेटेड प्रोड्यूस होने वाली क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, तो फिर वहां पर हम चार्ज को कैसा मानकर चलेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो ये थी जो चार्ज के कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट, की चार्ज को कंटिन्यूअस क्यों मानेंगे हम, है ना, और उससे हमारा बेनिफिट क्या है। तो चार्ज का, है ना, अभी देखा हमने, बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी और रिजल्ट वही आना है, तो चाहे हम उसको कंटिन्यूअस मानकर चले या एक एक पॉइंट का मानकर चले, तो ठीक है ना। तो रिजल्ट्स तो कोई है ना इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर बेटर ये है कि चार्ज को कंटिन्यूअस मानकर चले, है ना। तो अब यहाँ पर आगे तो जितनी भी हम बातें करेंगे, अब जैसे जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, चार्ज, कंडक्टर पे चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज, तो वहां हम चार्ज को कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट मानकर चलना है ना। तो ये था मुझे समझ में आया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके, ठीक है, एक तो कंटिन्यूअसली और एक डिसकंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हमको समझ में आ गया। अब अगर किसी बॉडी पर चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर वो बॉडी पर तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, उसकी तीन डायमेंशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तीन डायमेंशन क्या होगी इसकी, ठीक है, एक तो लेंथ पर हो सकता है बॉडी, एक सरफेस पर और एक वॉल्यूम पर। तो इस तरह से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तीन कैटेगरी में बांट दिया, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल सा
किस लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सॉरी किस डायमेंशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेस पर हमने उसको तीन नाम दे दिए, है ना, क्लासिफिकेशन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, किस केस में कहेंगे, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना, मतलब कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा है, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आया क्लियर, डेफिनेशन में लिख चुके हैं वैसे आपको नोट करने के लिए, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो सरफेस है ना, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, सॉरी ओवर द सरफेस। जैसे मान लो ये एक शीट दिखा रहे थे हम, है ना, शीट इस तरह से, ये ऐसी कोई शीट दिखाई है हमने, ठीक है, इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके सरफेस पे जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, जो है ना, एक स्फीयर वाला एग्जांपल बता दें इसमें, है ना, एक स्फीयर है, तो स्फीयर ये उसका क्या हुआ, स्फीयर का सरफेस, तो चार्ज ये सरफेस पे फैला हुआ है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और फिर तीसरा आएगा वॉल्यूम, तीसरी डायमेंशन। तो वॉल्यूम जो कैसे, मतलब डिफाइन करने का कोई बड़ी वो नहीं है पे ना, डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है उनकी। ठीक है, आप मन से खुद लिख सकते। तो जैसे ये हमारे पास एक क्या हो गया, ठीक है, ये है ना, ये हो गया हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो एक है ना 3D व्यू देने के लिए ऐसा बना दिया, है ना, मतलब ऐसा बताना है हमको कि वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आप अपने हिसाब से कोई भी डायग्राम बना सकते हो। तो ये हो गया बेटा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि किसी कंडक्टर के एंटायर वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो बॉडी पर, तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था ठीक है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड, है ना। अब ठीक है, इसके बाद आएगा जो चार्ज डेंसिटीज, है ना, चलिए इतना नोट कीजिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो चार्ज डेंसिटीज, है ना। अब चार्ज डेंसिटीज का यूज क्या है उसको भी हम समझते हैं। जो उससे पहले जो हम बात करें कि डेंसिटी, मतलब हम सबसे पहले डेंसिटी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आ जाती है, मास, है ना। जैसे मास हमने जनरली मास पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा सुन के रखा है ना। तो एक्चुअल में जो डेंसिटी किसी भी क्वांटिटी की निकाली जा सकती है ना। पहले मतलब छोटी छोटी सी बातें भी तो ध्यान में रखें जो आपको आगे हमेशा काम में आएगी, है ना। तो हम जो डेंसिटी है वो किसी भी क्वांटिटी की निकाली जा सकती है। जैसे जनरली जो हमने मास डेंसिटी के बारे में सुना है, और मास डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो एक्चुअल में ये जो डेंसिटी है ये निकाली कैसे जाती है, हम किसी भी क्वांटिटी की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसका एक जनरल फॉर्म याद रखें, है ना, क्वांटिटी डेंसिटी। ठीक है, क्वांटिटी डेंसिटी बराबर होती है किसके, क्वांटिटी अपॉन, ठीक है, रिलेटेड डायमेंशन। ठीक है, ये किसी भी डेंसिटी के लिए जो कोई भी चीज की डेंसिटी निकालनी हो किसी भी क्वांटिटी की, ये उसका जनरल फॉर्म है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मास डेंसिटी पढ़ते हैं ना, मास डेंसिटी का फॉर्मूला हमने अभी तक ये पढ़ के आए, तो कैसे बनाइए, है ना, मास डेंसिटी मतलब किसकी डेंसिटी चाहिए हमें, मास की, मतलब क्वांटिटी कौन है यहाँ, मास, तो क्या आ जाएगा, मास। अब रिलेटेड डायमेंशन मतलब वो क्वांटिटी किस डायमेंशन पर फैली हुई है, किस डायमेंशन पर है ना रिलेटेड है। तो मास कहाँ पर होता है एक मटेरियल का, मास पूरे वॉल्यूम पर होता है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, रिलेटेड डायमेंशन से मतलब जिस डायमेंशन में वो क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है ना। तो जैसे मास कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वॉल्यूम पर, तो क्या फॉर्मूला बन गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। कोई भी क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकते हो, जो कोई भी डेंसिटी का आप फॉर्मूला इससे बना सकते हो। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म। अब जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, मतलब हमें पता है, आपको पता होगा पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि
जनसंख्या की वो जो डेंसिटी है वो निकालना है हमें, तो कैसे निकाली जाती है, उसका जनरल फॉर्म भी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन, ठीक है, पर यूनिट एरिया। मतलब पॉपुलेशन या जो जनसंख्या जो हम कहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, सरफेस पे, तो किसके करस्पॉन्डिंग निकाली जाएगी, एरिया की। मतलब ये जो मैंने आपको एक जनरल बात बताई है कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, क्वांटिटी डेंसिटी अपॉन इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन रिलेटेड डायमेंशन, है ना। तो जो आपने अभी तक मास डेंसिटी या जितनी भी डेंसिटी सुनोगे आगे, वो सब इसी तरह से उसके फॉर्मूले बनेंगे, इसको ध्यान में रखना है ना। एक बात ये, अब एक और चीज जो ध्यान में रखें, यूनिट रूल, है ना। यूनिट रूल पता है, ठीक है, मतलब ये रिलेटेड चीजें है जो बार बार हम फिजिक्स में इसमें उसमें अप्लाई कर देते हैं, है ना, डायरेक्टली। हालांकि 12th क्लास तक जो आपका स्टैंडर्ड इतना बढ़ जाता है, हम डायरेक्टली कुछ चीजों को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड कर ले, यूनिट रूल कैसे लगाया जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा जो हमारे पास कितनी है 10 बुक्स, ओके, ये 5 बुक्स की प्राइस, 5 बुक्स प्राइस कितनी है 50 रुपीज है ना। ये बात तो आती होगी आपको। और 1 बुक की प्राइस निकालना है, तो 1 बुक प्राइस कैसे निकालोगे आप, 1 बुक प्राइस 50/5 ऐसे कर दोगे ना, है ना। जैसे 5 बुक की प्राइस 50 है, तो 1 बुक की प्राइस कैसे निकालोगे, जो टोटल नंबर पे, टोटल से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब ध्यान रखें यहाँ पर, है ना, इधर टोटल वैल्यू, जो वैल्यूज दी हमको, जैसे प्राइस, उसकी प्राइस की वैल्यू दी थी, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी, है ना, जिसके यूनिट निकालना हो हमें। जैसे यूनिट बुक की प्राइस निकालना थी, 1 बुक प्राइस को आप क्या भी लिख सकते हो, आप समझने के लिए, प्राइस ऑफ यूनिट बुक, ओके। तो कैसे निकालोगे 50/5 है ना, टोटल नंबर ऑफ बुक से आप डिवाइड कर दोगे। ये बहुत छोटी बात है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे करते हैं। तो ये यूनिट रूल बोला जाता है ना, ध्यान रखिए। चलिए इसको हम रफली देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, ठीक है, कि किसी ठीक टाइम टी में वर्क कितना है W, तो मैं बोलूँ जो यूनिट टाइम में वर्क कितना होगा, ठीक है, यूनिट टाइम में, तो कैसे निकालोगे W/T, है ना। T टाइम में कितना है W, तो यूनिट टाइम में W/T। ये ऐसा हमें डायरेक्ट अप्लाई करते हुए आना चाहिए, तो ठीक है ना। ये यूनिट रूल, ये 2 बातें ध्यान में रखें अब हमेशा, जैसे हम, ठीक है, आगे पढ़ते चलेंगे। तो क्वांटिटी डेंसिटी क्या होगी, क्वांटिटी अपॉन रिलेटेड डायमेंशन, है ना। अब हमें यहाँ पढ़ना है जो चार्ज डेंसिटी के बारे में, मतलब ठीक है, किसी कंडक्टर पर, अभी हमने देखा जो कि कंडक्टर पर जो चार्ज है वो 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लेंथ पर, उसके वॉल्यूम पर, या सरफेस पर। तो हम उस पर लेंथ, वॉल्यूम और सरफेस पर अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो, तो कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी मेथड जो हमें पता चलती है वो किससे मालूम पड़ेगी, चार्ज डेंसिटी से। मतलब चलिए पहले तो हम इनकी डेफिनेशन समझते हैं, इनका फॉर्मूला समझते हैं, फिर इसका यूज भी समझेंगे कि इसका सिर्फ यूज कहाँ पर होता है ना। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की। तो डेंसिटी जो मैंने आपको अभी बताया कि, है ना, कैसी होती है, क्वांटिटी पर रिलेटेड डायमेंशन। अब हमें यहाँ चार्ज डेंसिटी पढ़नी है, तो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कहाँ पर, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जो कहाँ चार्ज कहाँ बिलोंग कर सकता है, मतलब कहाँ किन किन डायमेंशन पे हो सकता है। तो हमने देखा चार्ज लेंथ पर भी हो सकता है, चार्ज वॉल्यूम पर भी हो सकता है, और एरिया पर भी हो सकता है। तो जो चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, जैसे हम क्वांटिटी डेंसिटी को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी पर यूनिट डायमेंशन, है ना। अगर डेफिनेशन आप लिखोगे डेंसिटी की, ठीक है, क्वांटिटी डेंसिटी की, तो क्वांटिटी डेंसिटी किसके बराबर होगी, क्वांटिटी पर यूनिट डायमेंशन। ये जनरल फॉर्मूले है, जनरल बात है, ये याद रखना हमेशा, है ना। तो चार्ज की डेंसिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, ओके। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा जो चार्ज, है ना, अपॉन डायमेंशन, ठीक है, चार्ज अपॉन डायमेंशन। जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, मतलब हाँ, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, एग्जांपल के लिए फॉर्मूला कैसे बना उसको समझो, ठीक है।
तो मैंने कहा जो हमारे पास क्या है कि एक लेंथ है, यूनिट रूल से बना है, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ है L, ठीक है, और इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो मैंने कहा जो Q L लेंथ पर चार्ज कितना है, Q है। L लेंथ पर चार्ज कितना है, Q। अब मैं बोलता हूँ जो यूनिट लेंथ पर कितना है, L लेंथ पर आपने कहा इतना है ना, Q। अब मैं बोलता हूँ यूनिट लेंथ पर, तो यूनिट लेंथ पर कितना आएगा, अभी वो यूनिट रूल बताया, Q बाय L, है ना ये। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, क्या फॉर्मूला बना, चार्ज अपॉन लेंथ। फिर इसी तरह से बच्चों यूनिट एरिया पर अगर हम निकालते तो चार्ज अपॉन में क्या आ जाता, एरिया आ जाता। अगर यूनिट वॉल्यूम पर निकालते तो यहाँ क्या बन जाता, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप पूरे फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो ऊपर क्या है, सब में चार्ज है ना, ठीक है। ये यूनिट लेंथ एरिया और वॉल्यूम, यूनिट लेंथ एरिया और वॉल्यूम। तो हम लेंथ एरिया वॉल्यूम को डायमेंशन बोलते, यूनिट डायमेंशन पे। कैसे क्या निकाला फॉर्मूला, डायमेंशन पर क्या फॉर्मूला, सब में ऊपर क्या क्या है, चार्ज है, अपॉन में क्या है, लेंथ एरिया और वॉल्यूम। लेंथ एरिया वॉल्यूम हमारी क्या है, डायमेंशन। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, है ना, ये किसका फॉर्मूला बन गया, पर यूनिट डायमेंशन। ये हमने क्या निकाला, किसकी वैल्यू निकाली, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। तो क्या हो गया, चार्ज अपॉन डायमेंशन। तो चार्ज पर यूनिट डायमेंशन को ही तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला समझ में आया, कैसे बना, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ एरिया और वॉल्यूम से आएगा ना। तो ये उसका फॉर्मूला है तो, ठीक है, चार्ज डेंसिटी का, है ना। मतलब अब यहाँ पर चार्ज डायमेंशन तीन तरह की हो सकती है ना, लेंथ एरिया और वॉल्यूम। तो जो चार्ज डेंसिटी है जो, वो भी हम तीन तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ पर, एरिया पर और वॉल्यूम पर। तो अगर चार्ज लेंथ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, चार्ज डेंसिटी, तो उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के थ्री टाइप्स हो गए हमारे पास, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल बच्चे, सभी की डिफाइन करने का तरीका वही रहेगा, है ना। मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। अगर लीनियर की बात कर रहे हैं तो लीनियर कब कहा जाता है कि चार्ज कहाँ फैला हुआ हो, लेंथ पर। तो लेंथ पर फैला हुआ है तो हम यहाँ डायमेंशन के बदले क्या लिख देंगे, लेंथ लिख देंगे। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, समझ में आया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो डिफाइन करने का जो तरीका सिंपल सा है, जो बहुत इजी है ना, यहाँ पे है ना, एक ही फॉर्मेट याद रखे बस, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन अगर लीनियर की बात करें तो लेंथ आ जाएगा, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम, एरिया की बात करें तो एरिया, है ना। तो डेफिनेशन तो सिंपल सी बन गई, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर देन चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ओके, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही बताया आपसे, चार्ज डेंसिटी का कॉमन फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन डायमेंशन। तो डायमेंशन यहाँ कौन लेंगे हम, लेंथ, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, है ना। ये वो जो एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी के बेस पर अगर किसी कंडक्टर पर क्या कैलकुलेट करना हो, चार्ज कैलकुलेट करना हो, तो है ना, किसी कंडक्टर पर चार्ज कैलकुलेट करना हो, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें किसका नॉलेज होना जरूरी होता है, चार्ज डेंसिटी का। अब देखिए, चलिए कैसे, तो हम पहले उसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली, जैसा बुक में दिया होता है, तो अदरवाइज वो छोटी सी पॉइंट्स है, लेकिन बुक में अगर है हमारे तो थोड़ा सा हमको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व प्रूव करके देख लेते हैं ना। तो हमको मान लिया जो हमारे पास, लेट देयर इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक,
एंड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब हमारे पास कोई कंडक्टर गिवन है हमें, ठीक है, जिस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है और हमें इस पर टोटल चार्ज निकालना है ना, किसी कंडक्टर। ओके, तो हम किस मेथड से मुझे चार्ज निकालते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकली सोचो। जो जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि हमारे पास है ना 1000 मीटर या 10,000 मीटर या 1 लाख बोल सकते हो, है ना, 1 लाख मीटर का एक वायर है लंबाई वाला। ओके, अब ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ जो कि इस पे हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, समझना है ना, मेथड समझना पहले। हमारे पास एक 1 लाख मीटर का क्या है, एक लेंथ वाला कंडक्टर, एक वायर है मान लो, और उस वायर पर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आप प्रैक्टिकली क्या करोगे, आप प्रैक्टिकली क्या है, अब आपको ये भी बात मालूम है कि इस पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, मतलब सब है ना बिल्कुल एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम हो गया कहीं ज्यादा हो गया, है ना, ऐसा। तो अब मान लो जो कि आपको इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे और कैसे कैलकुलेट करोगे। जब मैंने आपको बोल दिया कि इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हाँ बराबर बराबर लंबाई पे बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने बोला मुझे यहाँ पर कि है ना, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले कितने पर निकालोगे, 1 मीटर। 1 मीटर पे मानो आपने कितना चार्ज निकाल लिया यहाँ, 2 कूलम, ठीक है। अब उसके आगे क्या करोगे, तो क्या फिर अगले पर जाकर और चार्ज निकालोगे, अगली 1 मीटर पे और चार्ज काउंट करोगे, फिर अगले पर और चार्ज काउंट करोगे। फिर ऐसा तो नहीं करेंगे हम कि बार बार पूरे 1 लाख होने तक चार्ज का काउंट करते चले। हमको क्या मालूम है कि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है ना, तो हम पहले 1 मीटर पे निकाल लो, है ना, और 1 मीटर पे काउंट कर लिया। अब कितने मीटर का वायर है, कितने का, इतने का लो, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है। तो आप बोल दोगे इतना चार्ज आया हमारे पास, है ना। यही तो टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, यही मैथमेटिक्स लगाओगे ना कि 1 मीटर पर निकाल लो, एक छोटी सी लेंथ पर निकाल लो और फिर उसको सम कर दो, इंटीग्रेट कर दो उसको, फिर उससे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 1 मीटर पे चार्ज निकाला, फिर दूसरे मीटर पर जाना है उस पे चार्ज निकाला, फिर अगले तीसरे मीटर पे खुद बार बार काउंट करते जाओगे, ऐसा नहीं करेंगे हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर क्या समझ में आया हमको इस एग्जांपल से कि अगर हम किसी कंडक्टर पर चार्ज निकालना हो तो एक छोटे से लेंथ पर निकाल लेते हैं चार्ज, और फिर उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, उस पूरे को अमाउंट को जोड़ देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा, है ना। ये चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका होगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो हम प्रैक्टिकली किसी बॉडी, मतलब मैथमेटिकली किसी बॉडी पर चार्ज ऐसे ही काउंट करेंगे, एक छोटे से उसके लेंथ पर या एरिया पर या वॉल्यूम पर चार्ज निकाल लो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, सम कर दो, फिर चार्ज निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरह से जैसे अब हमारे पास ये कंडक्टर है ना, उस पर टोटल उसकी लेंथ है L और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, और हमें उस पूरे पर चार्ज काउंट करना है। तो चार्ज काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी मेथड समझिए हमने, तो एक छोटी सी लेंथ उसकी ले लेंगे, एक छोटी सी लेंथ पर चार्ज निकाल लोगे, है ना। तो पहले तो यहाँ पर देख लो, ठीक है ना, एक एलिमेंट हम मान लेंगे, मान लिया हमने यहाँ पर एक कंडक्टर की पूरी की लंबाई L है, एक छोटा सा भाग ले रहे हम, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, DL होगी। हमने ये मान लिया, उस पर वही बताइए अभी कि एक छोटे से अमाउंट पे चार्ज निकालो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो हमने वो छोटा सा अमाउंट, इस है ना, लेंथ कितनी ले ली है, DL ले ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते चलेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल चार्ज होने कंडक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमको गिवन क्या है यहाँ पर, ठीक है, सिंस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, हमारे पास गिवन है चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पूरा लिखे, कंडक्टर में हमको दिया है लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितनी गिवन है उनके, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर हम दूसरे वर्ड में लिखे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कितनी लंबाई पे चार्ज दिया है, देयरफॉर
चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, है ना। मतलब यूनिट लेंथ पर हमको चार्ज दिया है, कितना दिया है, लैम्डा। ओके, अब हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए मैंने अभी मेथड क्या बताई कि पहले हम स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्मॉल एलिमेंट हमारा कौन है, यहाँ पर डीएल हमने माना है। तो पहले हम किस पर चार्ज निकालेंगे, डीएल पर, ठीक है। देन, है ना, चार्ज ऑन, ठीक है, एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, है ना। डीएल लेंथ वाले एलिमेंट पर हमें चार्ज निकालना है। इस चार्ज को हमने डी क्यू से बता दिया। छोटा सा चार्ज होगा, छोटी लेंथ है तो डी क्यू बता दिया। ओके, अब कितना होगा वो, क्या आएगी वैल्यू, ध्यान में रखिए। हमको कितने पर, यूनिट पर कितना दिया है, यूनिट पर मतलब 1 पर दिया है लेम्डा। तो हमको कितने पर निकालना है, हमको डीएल लंबाई पर निकालना है। तो डीएल पर क्या हो जाएगा, आरन समझ में। जैसे चलो मैं एक नंबर दे देता हूँ, थोड़े से यहाँ बच्चों बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, बच्चे जब नया नया पढ़ते हैं तो ये यूनिट रूल पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है ना। तो यहाँ देखिए, हालांकि वो छोटी सी बात है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला बच्चों आपको 1 सेंटीमीटर पर मास कितना दिया है, 5 kg, है ना। 1 सेंटीमीटर पे मास दिया है 5 kg। तो 10 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो क्या करोगे, 5 × 10, यही करोगे ना। तो हमारे पास ये वही तो है बेटो, यूनिट पर कितना दिया है, लैम्डा। तो डीएल पे निकालना है, तो क्या करोगे, डीएल × लैम्डा। तो डीएल लंबाई पर, यूनिट लंबाई पर चार्ज कितना है, लैम्डा है। तो डीएल लंबाई पर चार्ज कितना हो गया, है ना, लैम्डा × डीएल। ओके, ये आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए स्मॉल लेंथ, ठीक है। नाउ टोटल चार्ज, है ना, नाउ टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर मतलब टोटल लेंथ पर चाहिए हमें। तो टोटल चार्ज क्यू है ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट ले लेंगे, जो एलिमेंट फिर उन पे चार्ज निकालते जाएंगे, सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ऐसे हम छोटे छोटे एलिमेंट पर चार्ज निकालते हुए चलेंगे, है ना, ये मेथड होती है। फिर उनको सम कर देंगे, या सीधे बोल दो बच्चों, क्या कर दोगे आप, जो स्मॉल चार्ज निकाला है उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, है ना। उसकी लंबाई पर है तो लाइन इंटीग्रल बोलेगी बच्चों, है ना। ये एल से दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है हमको यहाँ, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये एल नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो आप उसको लिमिट समझोगे। तो ये टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। और कितना, डी क्यू का, छोटे चार्ज को पूरा ऐड कर दे रहे, ठीक। अब क्यू यहाँ पर, क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, लैम्डा डीएल, इसकी वैल्यू, ओके, डी क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, सिंस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, है ना। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। लैम्डा कांस्टेंट होगा, है ना। पर यूनिट लंबाई पर चार्ज, हर लंबाई पर यूनिट लंबाई पर चार्ज कांस्टेंट है, ऐसा। तो Q यहाँ पर कितना आ जाएगा, लैम्डा पे बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा × डीएल। ओके, अब ये डीएल क्या बता रहा है हमको, ये जितने भी एलिमेंट हमने माने हैं इस पे, इन एलिमेंट का सम। तो इन पूरे एलिमेंट का अगर हम सम निकाले तो वो किसके बराबर आ जाएगा, कंडक्टर की लंबाई के बराबर। तो Q बराबर आ गया हमारे पास, Q इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर सी वेयर DL इज इक्वल टू L। ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर ना, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो फिर यहां से Q की वैल्यू जो कितनी आ गई, लैम्डा × L, ठीक है। ये मतलब टोटल चार्ज किसके बराबर आया, टोटल चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इनटू टोटल लेंथ, है ना। ये जिस लेंथ पर हमें चार्ज निकालना है,
ओके, है ना। यहाँ पर जो टोटल लेंथ से मतलब जितनी लेंथ पर हमें चार्ज लिखा है, तो ये ध्यान में रखिएगा, टोटल चार्ज डेंसिटी ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा का फॉर्मूला भी बन गया, है ना, एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल से, ओके। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला भी आ गया। चार्ज डेंसिटी वही हमने कहा था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, है ना, ये प्रूफ भी हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसकी अब यूनिट देख लीजिए, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यूनिट क्या आ जाएगी, है ना, ऐसा यूनिट, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है, और लंबाई की ऐसा यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर, है ना, ये आ गया कूलम पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80 और लेंथ अपॉन में 80 रेज़ टू द पावर -1। ये हो गया जो चार्ज डेंसिटी, है ना। अब इसका यूज समझो कि इसका यूज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी का आगे चल के है इसका यूज कहाँ और कितना है, बस, है ना। तो इसका यूज जो सिर्फ किसी कंडक्टर पर हमें चार्ज निकालना हो तो हमारे पास दो चीजें जो हमें क्या निकालनी होगी, ठीक है, चार्ज। चलिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसको रब करके बताऊंगा, है ना। चलो, तो अब इसका जो यूज कहाँ होना है उसका यूज समझे, ठीक है। तो हमारे पास जो किसी कंडक्टर पर हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले बात जो आपको क्या मालूम होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैं आपको बोलता हूँ जो यहाँ पर, है ना, ठीक है, कि हमारे पास एक कंडक्टर है ना। चलिए, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर, और इसकी लंबाई में जो मैं आपको बोलता हूँ कितनी है, ठीक है, इसकी मैं लंबाई आपको बोलता हूँ 100 मीटर है, ओके। और इस 100 मीटर पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, लंबाई है 100 मीटर, टोटल चार्ज है 10 मीटर, और सॉरी 50 कूलम बोल दे, इतना चार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ कि हमें, ओके, हमें यहाँ पर उसकी 20 मीटर लेंथ पर चार्ज पता करना है ना। 20 मीटर लेंथ पर चार्ज कैलकुलेट करना है, ओके, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनाया मैंने आपसे, एक जनरल था, इसकी थोड़ी सी जो यूज समझने के लिए ना, कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं कर रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा। तो मैंने कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई है 100 मीटर और उसका टोटल चार्ज है 50 कूलम, है ना। अब हमको बोला गया है कि 20 मीटर पर चार्ज निकाल कितना होगा, है ना। एक तरीका ये है मेरे पास, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा जो, है ना। लेकिन अब सोचो, अब यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बोलता, ठीक है, एक तरीका ये हुआ क्वेश्चन बताने का। अब दूसरा तरीका जो मैंने ये बोला आपको कि हमारे पास एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है जिसकी कोई भी लेंथ हो, उसकी 1 मीटर लेंथ पर, समझना है यहाँ पे कितनी लेंथ पर, 1 मीटर लेंथ पर चार्ज कितना दिया है हमको, है ना, 5 कूलम दिया है। हाँ, समझ में क्या बोला गया हमको, 1 मीटर लंबाई पर चार्ज कितना दिया है हमको, 5 कूलम। ये दूसरा एक तरीका है, मतलब दूसरा क्वेश्चन मान लो इसको, ओके। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे 20 मीटर पे चार्ज कितना होगा कैलकुलेट करके बताओ, ओके। 20 मीटर पे चार्ज कितना होगा कैलकुलेट करो, ठीक है, ठीक। समझना है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझना। इसमें दिया है 100 मीटर टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई पर टोटल चार्ज है 50 कूलम और हमको 20 मीटर पे निकालना है ना। एक तरीका ये हुआ चार्ज निकालने का। दूसरा ये कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर पर कितने कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज। तो 5 कूलम चार्ज पर हमको ऐसा दिया है, अब 20 मीटर पे निकालना है। तो आप दोनों में मैथ्स लगाओ, इसमें आप फटाक से बोल दोगे, ये वाले में जल्दी से बोल दोगे। क्या बोल दोगे, अरे 1 मीटर पे 5 दिया है तो 20 मीटर पे कितना होगा, 20 मीटर पे चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे 20 × 5, ये आप बोल दोगे 100 कूलम चार्ज आ गया, है ना। ये वाला केस कैसा रहा, आसान रहा ना, इजीली आपने बता दिया वहां पे कि उस पर कितना चार्ज आएगा, ओके। और ये वाले में, इसमें थोड़ा सा आपको मैथ्स लगाना पड़ रहा होगा,
इसमें क्या करोगे, निकाल तो इसमें भी सकते हैं, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या करोगे आप, है ना, इस वाले पे क्या करोगे, 100 मीटर पे दिया है कितना 50, ऐसा 100 मीटर पे कितना दिया है 50 कूलम चार्ज। ओके, समझना है ना, मैं यही बता रहा हूँ छोटे से में। 100 मीटर पे कितना चार्ज दिया है 50 कूलम। फिर आप 1 मीटर पे निकालोगे, निकाल तो इससे भी सकते हैं, 1 मीटर पे निकालोगे, 1 मीटर पे आप 50 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100, यूनिट रूल लगाओगे, है ना। फिर उसके बाद 1 मीटर पे आपके पास आ जाएगा, 1 मीटर पे आपके पास जो भी वैल्यू आई है ना 0.5 कूलम आ गया। फिर आपको कितने पर पूछा गया है, कितने पर 20 पर, तो आप फिर उसके बाद लिखोगे तो 20 मीटर पे चार्ज कितना है, तो आप 20 मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, तो आपको 20 पे चार्ज निकल कर आ जाएगा, है ना। तो हम कर दोनों को सकते हैं, दोनों तरीके से। एक तो हमारे पास किसी कंडक्टर की टोटल लेंथ पर टोटल चार्ज दिया है, इसमें भी हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमको पहले कितने पर निकाल कर लाना पड़ रहा था 1 मीटर पे। दूसरा तरीका हमारे पास डायरेक्ट 1 मीटर पे दिया हुआ था, 1 मीटर पे दिया हुआ था, 1 मीटर मतलब क्या, कितनी लंबाई पर दिया था, यूनिट लेंथ पर चार्ज दिया था, यूनिट लेंथ पर चार्ज दिया था, मतलब यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है उसी को तो हम क्या बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। मतलब हमारे पास यूनिट लेंथ पर पहले से चार्ज अगर गिवन हो, चार्ज डेंसिटी गिवन हो, तो हमको कोई भी लंबाई पर निकालना हो हम इजीली निकाल सकते हैं, सीधे उस लंबाई से मल्टीप्लाई कर देना है ना। ठीक है, चार्ज डेंसिटी गिवन है तो आपको उस जितनी लंबाई पे पूछा गया चार्ज डेंसिटी को उस लंबाई से मल्टीप्लाई कर देना। 20 पे पूछा गया 20 से 100 पे पूछा गया 100 पे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा, है ना। तो ये उसका यूज है एकदम, मतलब अगर हमें किसी कंडक्टर की किसी डायमेंशन पर चार्ज गिवन, टोटल चार्ज गिवन है, अगर चार्ज डेंसिटी गिवन है डायरेक्टली, तो सीधे सीधे जितनी डायमेंशन पे चाहिए उतनी डायमेंशन और उतनी चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज निकल कर आ जाएगा, है ना। ये बात ध्यान में रखें, आगे इसी का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं दिया है हमारे पास टोटल चार्ज और टोटल लेंथ दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे पर यूनिट पर निकालेंगे, मतलब पहले हम चार्ज डेंसिटी भी निकालेंगे। मतलब चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन हो तो हम क्या करेंगे पहले चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, यूनिट पर निकालेंगे, फिर उसके बाद जितनी लेंथ पर पूछा गया है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये है चार्ज डेंसिटी का मतलब। जब हम गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, जो गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस है ना, इस चैप्टर में वो गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में यूज होना है चार्ज डेंसिटी के यूज। तो ध्यान में रखो चार्ज डेंसिटी का यूज कहां पर है, अगर हमें किसी कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी गिवन हो, लेंथ लीनियर हो या सरफेस हो, और हमें किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पे चाहिए, तो सीधे चार्ज डेंसिटी और उसका मल्टीप्लाई कर दो। और अगर नहीं गिवन है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज डेंसिटी का यूज सिर्फ किसी कंडक्टर पर चार्ज निकालने के लिए होता है, जो किसी कंडक्टर की कितनी लंबाई पर कितना चार्ज होगा, पूरी लंबाई पर कितना चार्ज होगा, उसके लिए हमें लंबाई कहे या एरिया कहे या वॉल्यूम कहे, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं चार्ज डेंसिटी इसका। तो मैथमेटिकल जो इसका सिर्फ यूज मैथमेटिकली है ना, कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो चलिए ये था हमारा जो चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और कैसे यूज करना है ये समझ में आया, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर इसके बाद जो हम देखते हैं किसके बारे में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, है ना। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर सरफेस के हम करते हैं। ओके, अब देखिए इसका सेकेंड टाइप जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो लगभग जो सबका फॉर्मूला ये सब सेम तरीके से ही आएगा, है ना, सबके मेथड एक जैसी ही रहेगी, बस थोड़े से सिंबल और नाम चेंज करते चलिए, है ना। तो अगला जो हमारे पास क्या है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कब, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, है ना, एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब उसके एरिया पर फैला हो, ठीक है। देन चार्ज पर यूनिट एरिया, बस यहाँ सरफेस के लिए क्या कर देंगे, if the charge is distributed over the surface of conductor then charge per unit area of conductor is called
सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, मैं आपके सामने भी तो चेंज कर रहा हूँ इसको ताकि आपको तीनों एक जैसे याद हो जाए। सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ओके, सिग्मा का साइन है ना। और यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज, और फिर यहाँ पर आ जाएगा टोटल एरिया। ओके, फिर यहाँ डेरिवेशन भी इसी तरह से रहेगा। इफ ए कंडक्टर ऑफ एरिया, यहाँ पर है ना क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया ए एंड हैविंग इस बार क्या लिखेंगे यहाँ? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, है ना। सेम पैटर्न, बिल्कुल वही, बस सिंबल और नाम बदलते चलना है ना। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर, है ना। अब कंडक्टर यहाँ पर सरफेस के फॉर्म में बता दो तो कोई एक इस तरह से, ये ऐसा, है ना। और अब हमने यहाँ पर इसमें भी हम क्या मान लेंगे? जो एक एरिया एलिमेंट मान लेंगे, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। ये ले लिया हमने डी ए, छोटे से एरिया का जो है ना, छोटा सा पार्ट ले लिया एरिया का। फिर इस पे चार्ज निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो सब पर चार्ज आ जाएगा। तो उस छोटे एरिया को हमने किससे बता दिया? डी ए से, है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर क्या लिखोगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले वाले में क्या चेंज कर दिया है। फिर चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, है ना। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा, इसका मतलब चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया कितना दिया है? सिग्मा दिया है ना। फिर देन चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, ऑफ, है ना, ये इतना हो गया, ठीक है। चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ एरिया डीएल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरिया डीएल डी, एरिया किससे शो किया हमने? डी ए से, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा, ओ सॉरी, सिग्मा डी ए से। आया क्लियर, है ना। बस सिंबल बदलते जा रहे, बिल्कुल लाइन सा वही रहेगी। टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, तो क्यू इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस इंटीग्रल होगा, जो सरफेस इंटीग्रल होगा तो हम यहाँ उसको, है ना, इंटीग्रल के साथ में एस लिख देते हैं नीचे, या ऐसा ना करते हो, फिर यहाँ ऐसा लगा देते हैं। तो ये किसको बताएगा? हमको यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल को दिखा रहे हैं। ये जो डबल इंटीग्रेशन का साइन हम दिखा रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब हमें चार्ज को दोनों तरह से जोड़ते हुए जाना पड़ेगा, मतलब लेंथ के अलाउंग भी और ब्रीथ के अलाउंग भी, है ना, ये इसलिए। फिर क्यू यहाँ पर लिखो, कितना हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डी है ना, सेम इसी को बदल रहे हैं। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ? कांस्टेंट। ओके, फिर यहाँ क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, तो यहाँ पर डी ए हो जाएगा, है ना, ये डी ए, ठीक है ना। यहाँ से सिग्मा बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए मतलब ये टोटल एरिया बताएगा हमको, टोटल एरिया, और टोटल एरिया को किससे दिखा दिया हमने? ए से, तो ये लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो टोटल एरिया ऑफ कंडक्टर यहाँ पर कितना बनेगा फॉर्मूला? फिर ये सिग्मा और सरफेस इंटीग्रल डी ए किसको बता रहा है? ए को। तो टोटल चार्ज किसके बराबर आया, है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड टोटल एरिया, है ना। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ये आ गया। फिर क्या बना यहाँ फॉर्मूला? सिग्मा का, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। फिर यूनिट क्या बनेगी? कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यहाँ इसकी लेंथ पावर कितनी हो जाएगी? -2, ठीक है। मतलब सेम, जो पैटर्न तो बिल्कुल सेम है लिखने का, बस यहाँ सिंबल बदलते जाएंगे ना। आपके सामने इसलिए चेंज कर रहा हूँ अलग से, क्योंकि टाइम भी बचेगा और आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या चेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो ये इतना नोट कीजिए। फिर अपना आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना, इसी को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अलग से ना समझाते हुए मैं इसीलिए चेंज करता हूँ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम,
of conductor, then charge per unit volume of conductor is called volume charge density. Okay, and it is denoted by rho. Okay, किससे इंडिकेट कर देते हैं इसको? रो से. ठीक है, फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम और टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. ठीक है, ये सभी का फॉर्मूला सब पैटर्न एक जैसा. फिर हमने मान लिया लेट ए कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम V. ठीक है, वॉल्यूम V हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर. ठीक है, और इसको जो हम वॉल्यूम दिखाने के लिए ऐसा 3D व्यू दे देते हैं इसको. ठीक है, थोड़ा सा ऐसा समझ में आ जाएगी 3D. आप कोई भी दूसरा क्यूब बना सकते हो, कोई भी, है ना. और यहाँ एक वॉल्यूम ले लेते हैं हम. ठीक है, एक एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, ये इसको कितना बोल दिया हमने इसका वॉल्यूम? dV. ठीक है, ये आ गया, और इस पे जो चार्ज है वो dQ. ठीक है, एंड फिर फॉर क्या किया हमने हमारे पास? इसमें क्या आ जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हो गया रो. फिर चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना, सिंबल चेंज करते चलना है, ये आ जाएगा तो रो. फिर चार्ज ऑन एलिमेंट. ठीक है, ऑफ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऑफ वॉल्यूम V, है ना. कितने शो किया हमने उसको? ये यहाँ पर चार्ज ऑन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, dV. एलिमेंट ऑफ इसका वॉल्यूम किससे बताया हमने? dV से. तो ये हो जाएगा हमारे पास वो dV. ठीक है ना. फिर टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर. तो टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर जो इस बार 3 है ना, 3 डायमेंशन है, लेंथ, वॉल्यूम और लेंथ, है ना, ब्रीथ और हाइट. तो यहाँ 3 बार इंटीग्रेशन. यहाँ किसको दिखा रहा है? ये वॉल्यूम को. या सिर्फ एक बार इंटीग्रेशन का साइन लगा के भी लिख दो. तो ये हमारे पास आ गया जो, है ना, कितना आ जाएगा? रो dV. ठीक है, टोटल चार्ज किस क्या कर देंगे? टोटल चार्ज, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वाला. ठीक, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली माना है, तो रो कितना हो जाएगा? कांस्टेंट. रो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर रो बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, है ना. तो ये हो गया रो. यहाँ पर सॉरी 3 इंटीग्रेशन लगा देना, रो. ठीक है, और ये dV, उसी को चेंज करना है ना आगे. फिर यहाँ पर सर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dV. वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dV क्या बताएगा हमें? टोटल वॉल्यूम. ये टोटल वॉल्यूम को किससे दिखाया है? V से. ये आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, है ना. फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना? रो, और ये dV इंटू में V से. ठीक है, फिर टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर किसके बराबर आया? रो इंटू V. तो रो क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम, है ना, ये फॉर्मूला. फिर यहाँ से रो की वैल्यू क्या बनी? रो इज इक्वल टू Q बाय V से. तो है ना, ये भी ध्यान रखें, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q बाय V से. तो यूनिट क्या बन गई? कूलम पर मीटर क्यूब, और यहाँ पावर कितना जाएगी? -3. तो ये था जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटीज, है ना, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, इसका बच्चा आगे सिर्फ यूज याद रखना. कहाँ पर यूज बताया मैंने एक बार अभी समझाया भी एग्जांपल से, कि हमें अगर किसी कंडक्टर की किसी पर्टिकुलर लेंथ पर क्या चाहिए? चार्ज निकालना हो, पर्टिकुलर डायमेंशन पर, लेंथ पर, वॉल्यूम पर, एरिया पर चार्ज कैलकुलेट करना हो, तो वहां हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? या तो चार्ज डेंसिटी डायरेक्ट मालूम होना चाहिए. तो चार्ज डेंसिटी में उस डायमेंशन का मल्टीप्लाई करके, मतलब जितनी लंबाई पे चाहिए तो उस लंबाई से मल्टीप्लाई करके, अगर वॉल्यूम पे चाहिए तो उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज. और अगर नहीं होता है, सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल है जो किसी बॉडी पर क्या करने के लिए चार्ज कैलकुलेट करते टाइम 2 केस पॉसिबल है. ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट क्या गिवन होगी? चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी मतलब कितने पर दिया होगा? पर यूनिट वॉल्यूम पर
पर यूनिट डायमेंशन पर चार्ज गिवन होगा। एक केस ये है ना। तो अगर ये केस हो तो इसमें सिंपल सा है, जितनी लंबाई पर चाहिए उतनी लंबाई का मल्टीप्लाई करो, जितने एरिया पर चाहिए उतने एरिया का चार्ज डेंसिटी में मल्टीप्लाई करो, है ना। ओके, अब दूसरा केस क्या है चार्ज कैलकुलेट करते टाइम कि हमें यहाँ पर क्या गिवन होगा, टोटल चार्ज एंड टोटल डायमेंशन दी होगी। मतलब चार्ज डेंसिटी डायरेक्ट नहीं दी होगी, टोटल चार्ज दिया होगा, टोटल लंबाई पे, टोटल एरिया पे, टोटल वॉल्यूम पे। तो जैसे मान लो टोटल लंबाई पर दिया है, टोटल लंबाई पर टोटल चार्ज दिया है कितना, क्यू, और हमको बोला गया कि इस कितनी इतनी लंबाई पे निकालो। तो पहले हम कितनी लंबाई पे निकालेंगे, यूनिट लंबाई। यूनिट लंबाई मतलब चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी बन जाएगी आपकी, क्या बना लोगे, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ये बन गई चार्ज डेंसिटी बन गई। अब आप मतलब टोटल दिया हो तो टोटल चार्ज को टोटल डायमेंशन से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी निकल कर आ गई तो फिर कितनी लंबाई पर निकालना होगा, उस लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, या अपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, या अपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास है ना, उस चार्ज निकल के आएगा। तो आया समझ में। जो आगे से इसका यूज कहाँ पर करेंगे हम, जब कूलम्ब्स लॉ के गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वहां पर इसका यूज करेंगे ना। तो ठीक है, इसका यूज मेन है, तो यूज समझ में आ गया। ओके चलिए ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए।